हाय, वेलकम टू क्राइम कहानी। मैं आपकी होस्ट आस्था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 5। एपिसोड में जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, कमेंटिंग ऑन द वीडियो। दिस सपोर्ट मीन्स अ लॉट। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम एपिसोड के ख़त्म होने के बाद कुछ आर्काइवल वीडियोस और फोटोज शेयर करते हैं जो हम यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल। Again, thank you so much, and don't forget to like, share, and subscribe. Comment down on the video if you want us to cover any cases that you have suggestions for. Let's get into the episode now. अगर आप इंडिया की किसी भी बड़ी सिटी में रहते हैं तो चांसेस हैं कि आपने सरवना भवन का नाम ज़रूर सुना होगा। हो सकता है आप वहाँ खाना भी खा चुके हों, और अगर नहीं गए तब भी आपने किसी न किसी के मुंह से इसका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि सरवना भवन सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक ब्रांड आइडेंटिटी है। एक ऐसा ब्रांड जहाँ लोग बिना सोचे समझे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे वो दिल्ली हो, चेन्नई हो, दुबई हो, कनाडा हो, लंदन हो, उन्हें प्लेट में जो खाना मिलेगा वो ऑलमोस्ट वही टेस्ट करेगा। द डोसा विल ऑलमोस्ट टेस्ट द सेम। कंसिस्टेंसी ही सरवना भवन की सबसे बड़ी पहचान थी। हज़ारों लोग, हज़ारों एम्प्लॉयज़, दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स और लाखों लॉयल कस्टमर्स। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं था, ये एक एम्पायर है, और इस एम्पायर के पीछे था एक आदमी, पी राजगोपाल। लेकिन तमिलनाडु में इनको पी राजगोपाल के नाम से शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि इनको फेमसली बुलाते थे सब लोग अन्नाची। अन्नाची तमिल में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत रिस्पेक्ट से दिया जाता है, जैसे किसी बड़े भाई को, समवन यू लुक अप टू, समवन हुज अ लीडर। सरवना भवन के सारे एम्प्लॉयज़, वहाँ के कुछ रेगुलर लॉयल कस्टमर्स, इवन उनके बिजनेस सर्कल्स में उनको अन्नाची के नाम से ही बुलाया जाता था। तो अन्नाची उनकी एक आइडेंटिटी बन गया था। लेकिन 9 जुलाई 2019 यही अन्नाची, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इस बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में निकाल दी, लोगों की हेल्प करने में निकाल दी, जिनके रेस्टोरेंट में रोज़ हज़ारों लोग खाना खाते थे, जिनके पास पैसा था, पावर थी, इन्फ्लुएंस था, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरेंडर करना पड़ा। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल सुनवाई के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तो वो एक हॉस्पिटल बेड पे पहुंचे थे, एक एम्बुलेंस के अंदर गए थे, उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। 71 ईयर्स की एज में उनको सज़ा सुनाई गई और उन्हें सरेंडर करने को कहा गया। उन पर आरोप था कॉन्स्पिरेसी टू का, एक आदमी की करने की कॉन्स्पिरेसी रचने का। इंडियन लॉ के हिसाब से इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में वेपन था और आपने अपने हाथों से किसी का मर्डर किया है या नहीं। अगर आपने उसकी कॉन्स्पिरेसी में भी पार्टिसिपेट किया है, आपने वो प्लान भी किया है, तो आप इक्वली गिल्टी हो और आपको सेम सज़ा मिलती है। एक वक्त था जब लोग उन्हें इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल रेस्टोरेंटर्स में से एक मानते थे, और आज उनका नाम एक केस के साथ भी जुड़ गया था। सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा जिस इंसान के पास सब कुछ था, पावर, फैमिली, पैसा, सब कुछ। ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा करीब 40 साल पीछे, जब पी राजगोपाल के पास कोई एम्पायर नहीं था, ना पावर थी, ना इन्फ्लुएंस थी, ना वो अन्नाची थे। हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक स्टार्टिंग पॉइंट से होती है, ज़ीरो से होती है। कई लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, जैसे सीड फंडिंग मिल जाती है, या फैमिली के पास पैसा होता है, बिजनेस खड़ा करके दे देते हैं। राजगोपाल के केस में ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ अ ट्रू रैग्स टू रिचेस स्टोरी। उन्होंने सब कुछ ज़ीरो से शुरू किया था। वो एक बहुत ही तमिलनाडु के बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं। वो वहाँ पैदा हुए थे, एंड वहाँ पर उनको पता था कि कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे, बहुत सिंपल लाइफ थी, सिंपल लोग थे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं थी। बट एक चीज़ थी जो राजगोपाल के अंदर अलग थी, वो था कुछ बड़ा करने का सपना। तो वो अपने घर से भाग कर वो कहाँ जाते हैं? मद्रास, जो आज के टाइम में हम जिसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। और ये बहुत एक
कॉमन थिंकिंग फैक्टर है आजकल के टाइम में। हम सब जानते हैं कि छोटी जगहों पे जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं होती, वहाँ पे अगर किसी को कुछ बड़ा करना हो तो वो सबसे पहले शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो पी राजगोपाल ने भी वही किया। उस दौर में चेन्नई जो था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लाइक नए नए बिजनेसेस खुल रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी। उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप चलाई। बिजनेस छोटा था, लेकिन उनके लिए एक क्लासरूम ट्रेनिंग के जैसा था, कि ये एक एक्सपेरिमेंट के जैसा था, कि वहाँ पर जो जो वो गलतियाँ कर रहे थे उससे वो सीख रहे थे। टू एक्सप्लेन द पार्ट कि शहर में आके उन्होंने ग्रोसरी शॉप कैसे चलाई। हाँ, जो उनकी वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ, उनके भाई ने उनको सपोर्ट किया और ग्रोसरी शॉप खोलने में हेल्प की। उन्होंने नाम भी बहुत सोच समझ के रखा। भगवान के नाम से, मुरुगन के नाम से उन्होंने ग्रोसरी शॉप चलाई, लेकिन वो लॉस में जा रही थी। तो उनको बहुत ही ऐसे अपसेट सा फील हो रहा था कि मतलब मैं एक ऑनेस्ट लाइफस्टाइल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से अपना ग्रोसरी शॉप का बिजनेस भी खोला, भगवान के नाम से खोला, फिर भी इट्स गोइंग इन लॉस। तो उनकी वाइफ के जो भाई थे, उन्होंने उनको शायद एक एस्ट्रोलॉजर से मिलवाया, जिन्होंने उनको कुछ प्रिडिक्शंस की जो कि उनके लिए बहुत सक्सेसफुल और अच्छी साबित हुई। राजगोपाल को बोला उस एस्ट्रोलॉजर ने कि आप एक ऐसे बिजनेस में जाइए जहाँ पर अग्नि का प्रयोग हो। उन एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप बहुत सक्सेसफुल होगे, लाइक आप दुनिया पे राज करोगे अगर आप ऐसा कुछ करते हो। फिर थोड़े टाइम बाद उनके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया। और वो कैसे आया, उनके ग्रोसरी शॉप पे एक कस्टमर था जो वहाँ दूर से कहीं से आया था सेल्स का काम करने। वो एक सेल्समैन था और वो ये कंप्लेन कर रहा था कि इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, सुबह से काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है जो साफ़ सुथरा हो, जहाँ खाना अच्छा मिले और अफोर्डेबल हो। तो राजगोपाल के दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी जगह खोलूँ जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। 1981 ये वो साल था जब राजगोपाल ने चेन्नई में अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम था सरवना भवन। उस वक्त शायद किसी ने इस नाम पर खास ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक बात नोटिस करनी शुरू करी इस रेस्टोरेंट के बारे में। यहाँ खाना सिर्फ अच्छा नहीं था, हर बार एक जैसा था। आज जो डोसा मिला है, कल भी वही टेस्ट का डोसा मिलेगा। इसी कंसिस्टेंसी ने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना शुरू कर दिया। उनको समझ आने लगा कि अफोर्डेबल प्राइस में साफ सुथरी जगह पे हमें खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। एक रेस्टोरेंट से 2 रेस्टोरेंट बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। देखते ही देखते सरवना भवन चेन्नई के बाहर भी अपनी लोकेशंस खोलने लगा। इसके बाद एक्सपेंशन का सिलसिला कभी रुका ही नहीं। तमिलनाडु से बाहर, फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स में, फिर इंडिया के बाहर, और फिर अलग अलग देशों तक पहुंच गया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। जैसे जैसे सरवना भवन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अन्नाची भी कुछ कुछ बदल रहे थे। एक और चीज सरवना भवन की जो बहुत ही यूनिक थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बताना, वो ये है कि अन्नाची डिड नॉट ट्रीट हिज एम्प्लॉयज लाइक एवरी अदर रेस्टोरेंट ओनर। जब उनका सरवना भवन का बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस में जा रहा था, लाइक इट वाजंट डूइंग सो वेल, तो उनके मैनेजर ने उनको आइडिया दिया कि हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कम करते हैं, बिकॉज अन्नाची वाज पेइंग देम वेरी गुड अमाउंट। तो उनके मैनेजर ने कहा कि ये लोग बहुत गांव और पिछड़े शहरों से आते हैं, इन लोगों को तो अगर हम बेसिक पैसे भी देंगे तो ये लोग खुश रहेंगे, इनको हमें इतना ओवर पे करने की ज़रूरत नहीं है टू एक्सपेक्ट गुड वर्क। हम उनको कैसे भी ट्रीट करेंगे वो काम करेंगे, क्योंकि उनको नौकरी की ज़रूरत है। अन्नाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं भी एक ऐसी जगह से ही आया था और ये गलत है। तो उन्होंने उस मैनेजर को ही निकाल दिया नौकरी से। लेकिन उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को कम पैसे देने हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए धीरे धीरे रहने का इंतज़ाम करना शुरू किया, जिसको भी ज़रूरत थी उनके लिए अकोमोडेशन का इंतज़ाम करना शुरू किया। उनको इंश्योरेंस देनी शुरू की, विच वॉज़ नॉट एट ऑल कॉमन इन इंडिया। इनफैक्ट आज भी शायद ऐसे बहुत कम जगहें होंगी जो रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज़ को, वेटर्स को, मैनेजर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते होंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प करना, लाइक दिस वॉज अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम। एंड देयरफॉर जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉयल हैं। दे विल लिसन टू यू, दे विल डू एनीथिंग यू टेल देम टू डू, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप वर्किंग देयर। वो ऐसे छोड़ नहीं देंगे।
और ये बहुत बड़ा सीक्रेट था उनके बिजनेस का सक्सेसफुल होने का। अब उनका बिजनेस सक्सेसफुल था, हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ थे उनके अंडर, कितने कस्टमर्स लॉयल थे, उनकी कितनी सारी रेस्टोरेंट ब्रांचेस थे। अब जब इंसान इतना सक्सेसफुल होता है, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो धीरे धीरे वो इंसान थोड़ा बदलने लगता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसको बदलने लगते हैं। उनको अब धीरे धीरे आदत हट रही थी ना सुनने की। उनको समझ मतलब एक एक ऐसा इस तरह का आपका कैरेक्टर में ट्रेट आने लग जाता है कि आपको लगने लगता है आप जो कर रहे हो, कह रहे हो, वही सही है। और पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी थी। अन्नाची की फर्स्ट शादी जो थी वो तो बहुत पहले हो चुकी थी, जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना था, और उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने उनकी हेल्प भी की थी। पर बाद में इंटरव्यूज़ के दौरान ये पता लगा कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने बोला कि धीरे धीरे हमारे बीच में एक डिस्टेंस आने लगा। अन्नाची ग्रू डिस्टेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, एंड वो अपने बिज़नेस में इतना ज़्यादा घुस गए कि उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लेडी थी, एक एम्प्लॉई थी, कृतिका। उनको वो पसंद आने लगी, लेकिन कृतिका ऑलरेडी मैरिड थी उनके दूसरे एम्प्लॉई के साथ, उन्हीं के सरवना भवन में काम करने वाला दूसरा एम्प्लॉय। अब क्या होता है कि जब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पे आप उनकी हर बेनिफिट का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल, कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, आपका हर चीज़ में एक इन्वॉल्वमेंट है। आपने एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, और आप उस इंस्टीट्यूशन का सेंटर पॉइंट हो, क्योंकि आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू आर द प्रोवाइडर एसेंशियली। तो इस केस में क्या होता है कि आपको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आने लग जाती है। इवन दो ही वॉज मैरिड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी और को अपनी वाइफ बनाने में, और ये बात से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो ऑलरेडी मैरिड है। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, उन्होंने उसके हस्बैंड को पहले जॉब से निकाला, फिर उसको वहाँ से चेन्नई से ही छोड़ने के लिए बोल दिया। पहले वो लोग अग्री नहीं कर रहे थे, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मनी वन, पावर वन। और कृतिका का जो फर्स्ट हस्बैंड था वो चेन्नई से बाहर चला गया। चला भी नहीं गया, क्योंकि बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उसने अपने स्टेटमेंट्स में ये बोला कि मुझे भगा दिया गया था। कृतिका ने भी फिर अन्नाची से शादी करने के लिए हाँ कर दी, और उसने अन्नाची से शादी कर ली। तो अन्नाची ने कृतिका को अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ बना लिया, विच मस्ट हैव बीन हार्ट ब्रेकिंग फॉर द फर्स्ट वाइफ, क्योंकि उन्होंने उनका साथ तब दिया था जब उनके पास कुछ नहीं था। उनको फर्स्ट इनिशियल सीड फंडिंग भी उनके भाई ने दी थी, एंड येट हियर वी आर, बच्चे हैं, फैमिली है, फिर भी कृतिका से शादी की गई। और इससे ये बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इससे एक पैटर्न फॉर्म होगा। और इसी दौरान अन्नाची वाज गेटिंग टू मच इनटू एस्ट्रोलॉजी। वो जो एस्ट्रोलॉजर ने उनको फर्स्ट टाइम ये बोला था कि आप किसी आग के बिज़नेस में जाओ, आप बहुत सक्सेसफुल होगे, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर के टच में वो रहे। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ की स्टोरी की, जहाँ पर एक लड़की जीव ज्योति 1990s के शुरुआती सालों में उनके परिवार के साथ सरवना भवन के क्वार्टर्स में रहने आती है। जीव ज्योति के फादर को एक मैनेजरियल पोजीशन दी जाती है सरवना भवन में, और जैसे कि कृतिका के टाइम पे हुआ था कि एसेंशियली द सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। तो जीव ज्योति की फैमिली के साथ भी सेम चीज़ें होने लगी। अन्नाची स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती थी या कुछ होता था, या उसके अलावा भी कोई इमरजेंसी होती थी, तो अन्नाची वाज ऑलवेज देयर, एंड नॉट जस्ट फॉर देयर फैमिली, फॉर एवरी फैमिली। जीव ज्योति अन्नाची की नज़रों में कब आई? एक एम्प्लॉई इवेंट हो रहा था जिसमें उस टाइम पे जीव ज्योति मस्ट हैव बीन इन 10th और 12th, एंड उस टाइम पे वो अपने फादर को अकम्पनी करके वहाँ जाती हैं उस इवेंट पे। वहाँ पे अन्नाची को वो दिखती हैं, एंड ही फॉल्स इन लव, ही वांट्स टू गेट मैरिड टू हर। सडनली वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं जीव ज्योति की फैमिली के साथ। लाइक ही स्टार्ट्स गिविंग देम गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। उसके फादर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, एंड उनकी फैमिली गेट्स स्पेशल अटेंशन फ्रॉम अन्नाची। वो घर आना जाना शुरू कर देते हैं। जीव ज्योति हैड अ ड्रीम, उसको अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोलनी थी, बट उसके लिए उसको पैसे चाहिए। अब ये चीज़ आगे चल के उसको बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीव ज्योति की ट्रैवल एजेंसी का सपना पूरा करने के लिए उसकी मदर अन्नाची से पैसे ले लेती हैं। अन्नाची ऑफर्स। अब अन्नाची का
उधार जीव ज्योति और उसकी फैमिली के सर पर है। इसी दौरान जीव ज्योति का एक छोटा भाई है जिसको मैथ्स की ट्यूशंस देने के लिए एक ट्यूटर रखा जाता है। वो ट्यूटर का नाम है प्रिंस शांत कुमार। प्रिंस सरवना भवन के क्वार्टर्स में जीव ज्योति के घर पर उसके छोटे भाई को पढ़ाने आता था। ही वॉज ऑल्सो वेरी यंग एंड जीव ज्योति भी 19 साल की थी एंड धीरे धीरे दे फॉल इन लव। वो लोग डिसाइड करते हैं उनको शादी करनी है। अभी इसके बीच में क्या होता है कि क्योंकि वो सरवना भवन के क्वार्टर्स हैं तो ऑब्वियसली सारी खबरें अन्नाची तक पहुंचती हैं। तो अन्नाची को ये पता लगता है कि जीव ज्योति के घर पे रोज प्रिंस का आना जाना लगा हुआ है एंड उनके बीच में शायद कुछ चल रहा है। अन्नाची डजंट लाइक इट बिकॉज ऑब्वियसली अन्नाची वांट्स टू गेट मैरिड टू जीव ज्योति। तो वो जीव ज्योति के फादर को अपना एक डिसप्लेजर जाहिर करते हैं। आई डोंट लाइक दिस, एक जवान लड़का इस तरह से आ रहा है सरवना भवन के क्वार्टर्स में, हमारे घर में एक जवान लड़की है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली अन्नाची बोल रहे हैं तो जीव ज्योति के पेरेंट्स उनकी एडवाइस को सुनते हैं एंड वो प्रिंस का वहां आना बैन कर देते। बट दिस डजंट स्टॉप जीव ज्योति एंड प्रिंस फ्रॉम मीटिंग, क्योंकि अब तक उनको प्यार हो चुका था तो वो मिलते रहते हैं बाहर। तो धीरे धीरे डिसाइड करते हैं दैट वी वांट टू गेट मैरिड। अब अन्नाची हैज टू एक्ट फास्ट। प्रिंस एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आता था, लाइक उसका कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, अच्छा इंसान था, जीव ज्योति को पसंद था। अब उसके पेरेंट्स जो थे वो कंफ्यूज थे, अपनी बेटी की खुशी देखें या उस इंसान को देखें जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। इस बीच जीव ज्योति और प्रिंस भागकर शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ राजगोपाल के एस्ट्रोलॉजर ने उनको एक और प्रेडिक्शन दी थी और वो प्रेडिक्शन ये थी कि अगर वो जीव ज्योति से शादी करेंगे तो उनकी दौलत, उनका एम्पायर, सब कुछ बढ़ जाएगा। राजगोपाल ने इस बात को सिर्फ एक प्रेडिक्शन समझ के इग्नोर नहीं किया, इनफैक्ट उनका डिसीजन डबल डाउन हो गया। वो जीव ज्योति को अपनी थर्ड वाइफ बनाना चाहते थे। उनका और जीव ज्योति के बीच में 30 इयर्स का एज गैप था। इवन दो जीव ज्योति प्रिंस से प्यार करती थी और उसने उनसे भाग के भी शादी ली थी। कृतिका के केस में हमने देखा ही था कि राजगोपाल के लिए एक शादीशुदा होना ना होना डजंट मैटर। इफ ही वांट्स टू गेट मैरिड ही विल गेट मैरिड। अब जीव ज्योति और उनके बीच में सिर्फ एक ही इंसान था और वो था प्रिंस। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी मना लिया था और अब उनको लगा कि अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक इंसान था जो शादी को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था और वो था अन्नाची। उन्हें अपने गिफ्ट्स भेजते रहना, फेवर्स करते रहना, और याद है वो एक डेट भी लिया था उन लोगों ने जीव ज्योति की ट्रैवल एजेंसी के लिए, तो उसका प्रेशर बना के रखना, मुंह से समझाना। लेकिन उन्होंने हर कोशिश की अन्नाची ने जीव ज्योति को ये समझाने की कि तुम प्रिंस को छोड़ दो और तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, तुम्हारे को जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्हें लगता था कि शायद वक्त के साथ जीव ज्योति अपना फैसला बदल लेगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जीव ज्योति हर बार एक ही जवाब देती थी कि नहीं, मैं प्रिंस को नहीं छोड़ूंगी, और वो प्रिंस के साथ खुश थी। लेकिन राजगोपाल के लिए एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हाउ कैन समवन से नो टू हिम? अब राजगोपाल ने अपने लोगों को रखा था उनके ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए, प्रिंस और जीव ज्योति के ऊपर। तो उनके ऊपर नजर रखी जाने लगी। बार बार जीव ज्योति को बोला गया प्रिंस को छोड़ दो, उसको समझाने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई प्रिंस के बारे में, गलत गलत उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए। फिर एक ये रूमर फैलाया गया कि प्रिंस को HIV है। बेसिकली वो रूमर कैसे फैलाया गया कि किसी बहाने से उन लोगों के टेस्ट करवाए गए थे। इट वाज ऑल अ ट्रैप बाय राजगोपाल। वो टेस्ट ऑब्वियसली राजगोपाल ने ऑल्टर करवाए थे एंड प्रिंस की रिपोर्ट्स दिखाई गई, बोला गया कि उनको HIV है। वो जीव ज्योति और प्रिंस को अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। इतना भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था, वो दोनों और ज्यादा साथ में स्ट्रांग होते जा रहे थे। राजगोपाल को आदत थी बिजनेस प्रॉब्लम्स जिस तरह से सॉल्व करते थे, पैसे से, इन्फ्लुएंस से, पावर से। अब वो सारे टैक्टिक्स उन्होंने यूज करके देख लिया और कुछ भी काम नहीं आ रहा था। सितंबर 2001, अब राजगोपाल का सब्र जो था, पेशेंस जो थी, वो टूट चुकी थी। 28 सितंबर की रात को राजगोपाल खुद प्रिंस और जीव ज्योति के घर पहुंचते हैं। उनके साथ उनके कुछ आदमी भी गए थे। प्रिंस को धमकी दी गई कि 2 दिन के अंदर अंदर जीव ज्योति को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक काम डाउन था। और प्रिंस और जीव ज्योति दोनों ही समझ गए थे कि अब हम यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ हमारे लिए रहना सेफ नहीं है। तो दोनों ने फैसला किया कि वो चेन्नई छोड़ के
चले जाएंगे, एक नई जगह पे एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके हर मूवमेंट पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। 2 दिन बाद अक्टूबर 1, 2001 को प्रिंस और जीव ज्योति ने डिसाइड किया कि हम लोगों को चेन्नई छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह वो लोग निकल जाते हैं अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन रास्ते में, इससे पहले वो लोग कहीं तक पहुंचते, रास्ते में ही बहुत सारी गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया और उन गाड़ियों में थे अन्नाची के लोग। उन लोगों ने जीव ज्योति, प्रिंस और उनके परिवार वालों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया और उनको बिठा के जबरदस्ती कहीं ले गए। अब इन लोगों को लेके जाया गया सरवना भवन के एक वेयर हाउस में जो चेन्नई के बाहर था। वहाँ पे एक वेयर हाउस में रखा गया अलग अलग कर। उस वेयर हाउस में पहुंचने के बाद वहाँ पर अन्नाची भी आते हैं और अपनी लुंगी ऊपर कर प्रिंस को मारना शुरू करते हैं और प्रिंस की चीखें निकल जाती हैं। वो बोलते हैं कि तुम जीव ज्योति को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जीव ज्योति को लगातार समझाया जा रहा था कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम प्रिंस को छोड़ दो, वरना उसके जान को भी खतरा है और तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी। इन एनी वे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, या तो तुम खुद छोड़ दो या हम छुड़वा देंगे। लेकिन वो दोनों ही इस बात को मानने को रेडी नहीं थे। जीव ज्योति बार बार बेग कर रही थी कि प्लीज उसको छोड़ दो, मत मारो मत मारो। तो जीव ज्योति फाइनली बोलती है कि ठीक है, मैं प्रिंस को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे मंदिर जाना है राजगोपाल की लंबी उम्र के लिए और उनके लिए प्रार्थना करें। तो उसको भेज दिया जाता है, लेकिन प्रिंस अभी भी वेयर हाउस में है। जीव ज्योति यहाँ से निकलकर सीधा जाती है पुलिस स्टेशन और वो वहाँ पे जाके कंप्लेन करवाती है और सब कुछ बताती है पुलिस वालों को क्या क्या हुआ। पुलिस सारे एफआईआर तो करते हैं रोज और जीव ज्योति को लगता है कि मैं अब पुलिस के पास पहुंची हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। एट दिस पॉइंट पुलिस एफआईआर तो दर्ज करा लेती है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि कोई भी गवाही देने को रेडी नहीं है कि राजगोपाल इन्वॉल्व था या प्रिंस गायब भी हुआ है। थोड़े टाइम बाद प्रिंस मार पिटाई के बाद घर आते हैं, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया होता है और फिर इस बार वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इस बार फिर से वो लोग गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तो एम्बेसडर कार और मर्सिडीज और बहुत सारी कार्स आके उनको रोक लेती हैं थोड़ा बाहर की तरफ। प्रिंस और जीव ज्योति को भी गाड़ी में से जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला जाता है और वो लोग देख रहे होते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। एंड एकदम से जीव ज्योति की मदर मर्सिडीज से बाहर निकलती है और वो जीव ज्योति को समझाती है कि देखो सब कुछ सही हो जाएगा। जब उसकी मदर ये बात बोल रही होती है तो वो ये बोलती है कि राजगोपाल मर्सिडीज में ही है एंड वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनसे बात करो। तो जीव ज्योति उस तरफ जाने लगती है। सडनली प्रिंस को एक राजगोपाल का बहुत ही खास आदमी जिसका नाम था डैनियल, जो पिछली बार भी इन्वॉल्व था इन दोनों के वेयर हाउस तक किडनैप करके लेके जाने में, वो प्रिंस को पकड़ लेता है और वो प्रिंस को खींच के दूसरी गाड़ी में बिठाने लग जाता है। एंड सडनली जीव ज्योति और प्रिंस को रियलाइज होता है कि ये हमें अलग कर रहे हैं। वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें अलग मत करो, हमें नहीं जाना कहीं भी, हमें जाने दो यहाँ से। लेकिन प्रिंस को जबरदस्ती बिठा लिया जाता है दूसरी गाड़ी में और जीव ज्योति को जबरदस्ती मर्सिडीज में बिठा लिया जाता है और दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब जीव ज्योति को इस पॉइंट पे नहीं पता था कि शायद वो प्रिंस को आखिरी बार देख रही है। काफी दिन हो गए वो प्रिंस का इंतजार करती है, अन्नाची से पूछती रही कि प्रिंस कहाँ है, प्लीज उसे वापस ला दो, प्लीज उसे वापस ला दो। उसने अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी इमेजिन नहीं किया था कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। प्रिंस ऑन द अदर हैंड was taken away by Daniel। अन्नाची ने डैनियल को ऑर्डर्स दिए थे कि प्रिंस को खत्म कर। तो उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि प्रिंस वापस आएगा, उसे फील हो रहा था कि प्रिंस अभी जिंदा है। लेकिन राजगोपाल के लोग, उनके आसपास के लोग बोल रहे थे कि नहीं आएगा, तुम मान लो, तुम शादी कर लो अन्नाची से। डैनियल वापस आता है अन्नाची के पास और बोलता है कि मैंने प्रिंस को मार दिया है और इस तरीके से मैंने उसकी जो मौत है उसको एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया है। एंड यही बात उस तक पहुंचाई जाती है जीव ज्योति तक, बट जीव ज्योति फिर भी नहीं होती। वो कहती है कि मैं नहीं मरती। फिर एक दिन सन बचता है और प्रिंस कॉल करता है बॉम्बे से और जीव ज्योति को बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर। और जीव ज्योति और प्रिंस के बीच में जब बात होती है तो जीव ज्योति प्रिंस को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ और हम अन्नाची से एक बार और माफी मांगेंगे, हम उनको बोलेंगे कि हमें माफ करके हमें साथ में रहने, वो मान जाएंगे। तो प्रिंस वापस आ जाता है और जीव ज्योति और प्रिंस अन्नाची के पास जाते हैं माफी मांगने। अब अन्नाची प्रिंस को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि डैनियल उनका भरोसे का आदमी, उनको उसने बोला था कि मैंने तो प्रिंस को मार दिया है, तो ये प्रिंस मेरे सामने कैसे खड़ा है।
तो वो जीत ज्योति को वहाँ से भेज देते हैं वापस और प्रिंस को कहते हैं तुम यहीं रुको। एंड डैनियल को बुलाया जाता है और डैनियल से पहले फ़ोन तो पूछा जाता है कि तुमने प्रिंस को मार दिया था? तो वो कहता है हाँ। तो उसको बुलाते हैं अपने ऑफिस में, वो जाता है एंड उससे पूछा जाता है कि तुमने प्रिंस को कैसे मारा था और क्या क्या हुआ था, मुझे सब बताओ डिटेल। डैनियल अपनी कहानी बता देता है और ये एग्जैक्टली 2 दिन बाद है। 2 दिन पहले ही प्रिंस को मारने के लिए ले जाया गया था और डैनियल ने आके बोला था मैंने मार दिया है। और अब 2 दिन बाद ऐसा हो रहा है तो अन्नाची पीछे से आवाज़ देते हैं अपने लोगों को और जो लोगों ने प्रिंस को पीछे रखा होता है और उनको बोलते हैं लेकर आओ। प्रिंस आता है सामने और डैनियल शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये क्या किया, मैंने इसको भगाया था और ये वापस क्यों आ गया, अचानक से ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। तो 2 दिन पहले जब अन्नाची ने डैनियल को बोला था कि प्रिंस को ख़त्म करना है, तो जब वो प्रिंस को लेके गया टाटा सुमो में बिठाकर, तो उसने थोड़ा आगे जाके प्रिंस को बोला कि मुझे अन्नाची ने 5 लाख रुपए दिए हैं तुझे मारने के, पर मुझे तुझे और जीत ज्योति को देख के बहुत तरस आया और मैं तुझे नहीं मारना चाहता, तो तू यहाँ से भाग जा और यहाँ से भागकर सीधा बम्बई चला जा और ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, कभी भी वापस मत आइयो। ये बात बोल के वो प्रिंस को छोड़ देता और वापस जाके वो अन्नाची को एक झूठी कहानी बता देता है कि मैंने प्रिंस को मार दिया। जब अब 2 दिन बाद प्रिंस को पकड़ के अन्नाची डैनियल को दिखाता है तो डैनियल इज वेरी एम्बैरेस एंड उसको बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने अन्नाची के साथ धोखा किया। अन्नाची सिर्फ एक लाइन बोलता है, फिनिश हिम ऑफ। अब प्रिंस फिर से गायब। जीत ज्योति फिर से प्रिंस के इंतजार में बैठी और कुछ दिन बाद अन्नाची के लोग जीत ज्योति को मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ अन्नाची भी होते हैं और वो जीत ज्योति के साथ बैठकर एक पूजा करते हैं एंड धीरे धीरे जीत ज्योति जब उस पूजा में बैठी है उसको रियलाइज़ होता है कि ये पूजा क्या हो रही है। वो एक विधवा के लिए की जाती है। जीत ज्योति को सडनली रियलाइज़ होता है कि अब शायद प्रिंस कभी वापस नहीं आएगा। अब ये सब रियलाइज़ होती जीत ज्योति उस पूजा में नहीं बैठ पा रही थी, तो वो सडनली वहाँ से उठ के चली जाती है और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस को बताती है कि मुझे लगता है प्रिंस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और अब शायद वो कभी वापस ना आए। और पुलिस उसकी बात सुनकर अपनी जो मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन है उसको और अग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर देती है। 31 अक्टूबर 2001 चेन्नई से लगभग 500 किलोमीटर दूर कोडाई कैनाल के पास टाइगर शोला फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स जो 2 गार्ड्स थे वो अपने रूटीन पेट्रोल पे निकले हुए थे। जंगल के एक हिस्से से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लाइक रॉटन स्मेल। एंड जब वो उस तरफ गए देखने की हो सकता है कोई जानवर मर गया हो एंड दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो झाड़ियों के बीच में उन्हें एक बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज थी बट उसने कुछ कपड़े पहने हुए थे जिससे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये यहाँ की तो नहीं है, क्योंकि लोकल लोग वहाँ के वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं जिस तरह के उस बॉडी के ऊपर थे। चेहरा पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब अगले दिन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि ये एक होमिसाइड है क्योंकि इस इंसान की मौत जो हुई है वो गला दबाने से हुई है। अब कोडाई कैनाल पुलिस के पास एक अनआइडेंटिफाइड विक्टिम था और चेन्नई पुलिस के पास एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों केसेस एक ही हैं और जुड़े हुए हैं, लेकिन फाइनली दोनों केसेस आपस में मिले। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई दोनों पुलिस स्टेशंस के बीच में। पुलिस ने एक चांस लिया और जीत ज्योति और उसकी मदर को बुलाया कोडाई कैनाल टू आइडेंटिफाई। एंड ऑब्वियसली शक्ल डिकम्पोज हो चुकी थी तो आइडेंटिफाई शक्ल से तो नहीं होता, बट प्रिंस की पगल पे एक निशान था एंड शी वाज होपिंग इस बॉडी पे वो निशान ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो निशान था बिकॉज ये बॉडी प्रिंस की ही थी एंड जीत ज्योति ने वो आइडेंटिफाई करी। जीत ज्योति को सब कुछ पता था ऑब्वियसली, शुरू से ही वो ही हमारे साथ ये हुआ है, ये सब राजगोपाल के कहने पर ही हुआ है। बट ये कैसे प्रूव किया जाए कि राजगोपाल ने कॉन्स्पिरेसी की? सिर्फ जीत ज्योति की एक विटनेस स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, तो दे नीड मोर स्टेटमेंट्स, दे नीड मोर एविडेंस। और राजगोपाल ने इतने लोगों की मदद की थी तो इनके अगेंस्ट क्यों बोले? और धीरे धीरे पुलिस ने केस पिक करना शुरू किया और जब कोर्ट में इस केस को ले जाया गया तो प्रोसिक्यूशन ने यही सामने रखा किस तरह से राजगोपाल ऑब्सेस थे जीत ज्योति से शादी करने के लिए। तो कोर्ट ने फैसला जीत ज्योति और प्रिंस की फेवर में किया। 2004 में ट्रायल कोर्ट में एविडेंस सुनने के बाद राजगोपाल को दोषी ठहराया। 4 साल लगे जीत ज्योति और फ्रेंसी को जस्टिस मिलने में, बट एट लास्ट वो जस्टिस मिला। लेकिन
ट्रायल कोर्ट ऑब्वियसली फर्स्ट लेवल है। उसके बाद राजगोपाल सीधा मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे एंड उन्होंने वहां पे अपील की, जजमेंट को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस दोबारा देखिए, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को दोबारा एनालाइज किया और ऑब्वियसली फिर और टाइम लगा। तो 2009 में जाके हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बोला, इनफैक्ट उसको और स्ट्रेंथन किया कि सजा को बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। लेकिन राजगोपाल ने एक बार फिर इस जजमेंट को चैलेंज किया और हमारे देश के सबसे ऊंचे कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक ये लीगल बैटल चली एंड ऑल दिस वाइल राजगोपाल इज आउट ऑन बेल। जब तक ये केसेस अपील में चल रहे थे तब तक राजगोपाल जेल में नहीं थे, वो बाहर थे, बेल पे थे। एंड चिंचुकी हैड टू लिव विद द फैक्ट दैट द मैन इज लिविंग हिज लाइफ। वो आराम से अपना बिजनेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और ये अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, इसकी लाइफ बर्बाद करते। आखिरकार 2019 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड किया। कोर्ट ने माना कि एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस मिलकर प्रोसिक्यूशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रूफ करते हैं और राजगोपाल को सरेंडर करने को कहा गया। तब तक राजगोपाल 71 इयर्स के थे। ही हैड ऑलरेडी लिव्ड हिज लाइफ एंड उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैंने जैसे कि इसके स्टार्टिंग में बताया तो किस तरह से वो कोर्ट पहुंचे थे। 6 दिनों बाद 18 जुलाई 2019 को देहांत हो गया था, ही डाइड। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। जब पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के आ जाती है तो आज भी हज़ारों इनकी चेन्स ओपन है एंड इतने लाखों लोग इधर खाना खाने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। एंड हमें आज तक नहीं पता था कि इसके फाउंडर, जिनकी शायद कई जगहों पे फोटोज भी लगी हुई हैं, हम उनको देख के ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ही मस्ट हैव डन समथिंग। उन्होंने किसी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दी। ऐसा ही होता है जब पावर आती है और उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। व्हेन समबडी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी लॉ, एनीवन स्टॉपिंग देम, तो ऐसा ही होता है। जीत ज्योति was granted the justice she deserved, Prince deserved. So thank you so much for watching this episode and मैं इसके बाद Instagram पे कुछ archive photos डालूंगी. You can watch it there. You can follow us on Instagram and I will see you in the next episode which will be posted next week. Till then, do like, share, comment and subscribe to the YouTube channel which is Crime Kahani and you can drop your suggestions for any episode you want us to cover in the comment section below. Bye!